Hi everyone, it's me Anjali Verma, your educator and welcome back to my channel। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का which is इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने हैं, पूरा सिलेबस क्या है, तो वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ। और अगर ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए होगी तो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना है। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। द नेम इज स्टडी वेयर हाउस 2.0, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बहुत ही सिंपल बेसिक से टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो भी डेरिवेशंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कूलम्स लॉ फोर्स क्या होता है आखिरकार ये, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। देन अगर मल्टीपल चार्जेस है तो क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आता है, वो हम देखेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हम देखेंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। फिर यहाँ पे बहुत सारे हमारे डेरिवेशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, जहां पर से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, ठीक है। फिर हम फ्लक्स वाले टॉपिक पे आ जाएंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन गॉस थ्योरम आती है एंड गॉस थ्योरम से रिलेटेड काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे सारे मेंशन्ड भी हैं। एंड फिर हम देखेंगे जो यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड है इनसाइड पे क्या होता है, तो 0 होता है, ठीक है। अब आउटसाइड पे क्या होगा, अगर उस शेल के ही किसी पॉइंट पे मैं ले रही हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये सब हम डिराइव करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि सिलेबस क्या है, किस किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले टॉपिक पे आ जाते हैं विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज आखिरकार क्या होता है, तो आपको पता है दो टाइप के हमारे चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब ये डेवलप कैसे होता है, चार्ज बनता कैसे है, किसी भी बॉडी में अगर चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो आ किस तरीके से रहा है, तो वो देख लेते हैं। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है ना, 9th 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, तभी 12th में आए हो पीसीएम में, है ना। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि हमारे पास कोई भी अगर एलिमेंट होता है तो वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, जैसे कि सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है। दोनों ही एलिमेंट्स है, डिफरेंस क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, दोनों ही अपना ऑक्टेट पूरा करना चाह रहे हैं। ये अपना ऑक्टेट कैसे पूरा करता है, देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8,1। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये निकालेगा तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है खुद से, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 10। बट अगर मैं आपसे पूछूं प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप कहोगे 11 ही है, क्योंकि 11 ही इसका क्या है, Z एटॉमिक नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट अगर आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी कि आपने आयन बना दिया, तो आपको पता है कि डिफरेंस आ जाता है इन दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स सेम रहते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ही किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज आ रहा है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तब ये अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो इसके पास अगर मैं Cl- की बात करूं तो इसके पास 17 ही प्रोटॉन्स हैं, बट 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि ओवरऑल इस पे -1 का चार्ज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, क्योंकि उस पे ओवरऑल +1 का चार्ज होगा। तो बस चार्जेस यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी भी है जिसकी वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, क्योंकि हमें पता है अगर लाइक चार्जेस हैं, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, है ना। और अगर अनलाइक है, पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट लाइक मेल एंड फीमेल, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। देखो आजकल कुछ भी हो जाता है, बट फिजिक्स में अभी भी अगर लाइक है तो रिपल्शन ही होता है, अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो आई होप यार ये बेसिक सा है, कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड होता है। ये हिंदी वाला जो है उसको इग्नोर करना, तुम सिर्फ इंग्लिश वाला ही पढ़ो, ठीक है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटिटी का मतलब जब हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू कहते हैं 1 2 3 4, है ना, यही तो क्या है, हमारी क्वांटिटी है। तो ये भी हमें यही बता रहा है
कि जो हमारा चार्ज है वो किस क्वांटिटी में है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जो हमारा फंडामेंटल चार्ज है वो पता होना चाहिए। ये होता है हमारा फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज का मतलब है जो हमारा लीस्ट पॉसिबल चार्ज है, ठीक है। इससे छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। और ये क्या होता है, जो हमारा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे होता है, एंड दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, प्रोटॉन की करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि अगर मुझे चार्ज निकालना है, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो, अगर चार्ज निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो हमेशा वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा ऑफ दिस फंडामेंटल चार्ज, यानी कि रेशियो के फॉर्म में कभी नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते इस पे आधा चार्ज है, 1.5 चार्ज है, 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, या फिर 5/9 चार्ज है। नहीं, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है, ये एक इंटीग्रल वैल्यू ही होगी। 1, -1, -2, +2, 0 भी हो सकता है ना। अगर किसी में चार्ज है ही नहीं तो आप कहोगे 0, उस पर कोई चार्ज नहीं है, पर ये एक इंटीजर ही होना चाहिए, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, यानी कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। कोई नया चार्ज हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अगर मैं सोडियम क्लोराइड की बात करूं इन जनरल, ठीक है, तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड बना कैसे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया कैसे, इस पे नेगेटिव चार्ज आया कैसे, जब इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके पास चला गया, है ना। तो क्या यहाँ कोई नया चार्ज हमने क्रिएट करा? नहीं। क्या ये डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं, ठीक है। इसीलिए जो हमारा चार्ज है वो कंजर्व्ड है, क्योंकि ना हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय। जैसे मास और एनर्जी के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मास को भी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। सेम गोज फॉर एनर्जी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, ठीक है। बट जो टोटल चार्ज है यहाँ पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तभी तो Na+Cl-, जब ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड पे कोई नेट चार्ज नहीं होता है, 0 होगा ना इस पे। समझ गए। चलो, नेक्स्ट है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, जैसे कि सबसे पहला फ्रिक्शन। अगर आप कोम लो और अपने सर पे उसको रगड़ो, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स, पीसेस पेपर के आप लोग ले लो, ठीक है, एंड कोम को वहां पे लेके जाओ तो वो अट्रैक्ट करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे से फ्रिक्शनल चार्ज जो है वो जनरेट हो गया है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से चार्जेस जो है डेवलप हो गए, ठीक है। देन कंडक्शन, तो आपको पता है इन जनरल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, तो चार्ज का भी हमारा कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। एक न्यूट्रल बॉडी से जो हमारा चार्ज है वो ट्रांसफर होगा, मतलब अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो उससे न्यूट्रल बॉडी में क्या हो सकता है, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, अगर वो एक अच्छा कंडक्टर है तभी। अगर वो पुअर कंडक्टर है तो कोई भी चार्ज बॉडी आप ले जाओ वो ट्रांसफर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो क्या है, पुअर कंडक्टर है, ठीक है। देन है हमारे पास इंडक्शन। अब इंडक्शन ना, यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन की वजह से चार्जिंग होती भी है और नहीं भी होती है। तो सबसे पहले ना हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी हम चार्ज बॉडी लेके आए, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक न्यूट्रल बॉडी के पास जब हम इसको लेके आएंगे ना, तो क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी में इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव बॉडी इसके पास आ गई है तो यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव वाला है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो नेगेटिव वाला इधर को आ गया, इसके पास आ गया, और पॉजिटिव वाला इधर आ गया, इस पे कोई नेट चार्ज नहीं आएगा। बट हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये इसके पास जाएगा जरूर, पर इस पे कोई नेट चार्ज आया नहीं है, सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये नेगेटिव वाला इसके पास आ गया है ना, इसीलिए ये इसकी ओर को आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। बट ओवरऑल इस पे कोई भी चार्ज नहीं आया है। अब दूसरा होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में अर्थिंग जरूरी होती है, ठीक है। अब ये अर्थिंग में होता क्या है आपको पता है, ग्राउंड से, अर्थ से हमने इसको कनेक्ट करा दिया है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अब यहाँ पे मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गई हूं, तो यहाँ पे पॉजिटिव लेके आई थी ना, तो इसके पास कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा,
क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव को लेके आ गई तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव सारा इधर पे आ गया, जो मेरा नेगेटिव है वो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड को चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, अर्थिंग की वजह से नीचे आ जाते हैं। कहाँ चले गए, ये ग्राउंड को चले गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर ग्राउंड को चले गए तो यहाँ पे एक्सिस क्या बचा, मुझे बताओ, एक्सिस क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज ना। इसी वजह से ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज्ड। यहां पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहां पे अर्थिंग हमने नहीं कर रखी है। अर्थिंग की वजह से हो क्या रहा है, अगर मान लो यहां पे भी मैं अर्थिंग कर दूं तो क्या होगा, अब ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज इस तरफ को आ गया, तो इस बारी क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्राउंड से जाएंगे कहां, इस बॉडी की तरफ, और ये इन पॉजिटिव वालों को, सिर्फ पॉजिटिव वालों को न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल कर देंगे तो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ओवरऑल इस बॉडी में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहां पे सिर्फ क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चार्ज का, ओवरऑल बॉडी चार्ज नहीं है। अट्रैक्शन सिर्फ क्यों हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हो रहा है, अर्थिंग हमने कर दी है, तो क्या हो रहा है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो गया, पहले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ, पहले जो मेरे पॉजिटिव वाले चार्जेस हैं वो इसकी तरफ को चले गए, नेगेटिव वाले इधर को आ गए। अब क्योंकि अर्थिंग हो रखी है तो इलेक्ट्रॉन्स भाग गए कहां, अर्थ की तरफ को, तो ओवरऑल ये बॉडी कैसी रह गई, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो तीसरा मेथड चार्ज ट्रांसफर करने का होता है हमारा इंडक्शन, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो कूलम होती है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला पता ही होगा, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T होता है, ठीक है, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE, ये अभी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसकी यूनिट कूलम होती है, इसकी सेकंड होती है, इसकी क्या होती है, एम्पियर होती है ना। ये बेसिक सी चीजें हम लोगों को ऑलरेडी पता है। और E क्या है, E भी अभी हमने देख लिया है, इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो कोई भी क्वेश्चन छोटा मोटा अगर आ गया तो आप लोग इजीली कर सकते हो, ठीक है जी, समझ में आ गया है। चलिए, अब हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, फ्री और बाउंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होते हैं ये। तो अगर मैं फ्री चार्जेस की बात करूं तो ऐसे चार्जेस जो फ्री हैं, जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि जैसे अगर मैं सोडियम की बात कर रही हूं तो मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे इजीली रिमूव हो सकता है, तो ये क्या है, मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इजीली मूव कर पा रहा है। बाउंड चार्जेस क्या है, जो कि बाउंड है, अंदर फिक्स है एटम के, ये नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली ये कहाँ है, हमारे न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। या फिर नॉर्मली अगर मैं किसी इंसुलेटर की भी बात करूं तो इंसुलेटर पे भी कोई फ्री चार्ज तो है ही नहीं ना, क्योंकि मेटल्स की जब मैं बात करती हूं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पा रहे हैं क्योंकि वो इजीली आउटर मोस्ट शेल से निकल सकते हैं, है ना। बट अगर मैं बात करूं कहाँ की, इंसुलेटर्स की, तो वहां पे तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर ही नहीं पा रहा है, तो उसको मैं क्या कह दूंगी, बाउंड चार्ज कह दूंगी। समझ में आ गया। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो कि कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स जो कि पुअर कंडक्टर होंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्रोटॉन में प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया है। यहां पर अब आप लोग आ जाओ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्स लॉ हमें क्या स्टेट करता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ रखा है ना, सेम वही चीज है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए, Q1 और Q2, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमें बताता है कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, तो इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, क्योंकि हमें पता है चार्जेस में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का फोर्स हो सकता है ना। अगर प्लस प्लस है तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहली बात, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जो भी इनका मैग्नीट्यूड होगा, 3 कूलम हो सकता है, 4, 5, 6, 10 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगी तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हमें पता है प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होता है, जनरली तो हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये हमारा कांस्टेंट होता है जनरली, ठीक है। और इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है,
तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आई तो आप लोगों को पता है, इसकी यूनिट निकालनी है तो ये सारा उधर भेज दूंगी ना, तो Fr² अपॉन Q1 Q2 हो जाएगा। तो इसकी न्यूटन है, इसकी मीटर स्क्वायर है, दो हमारे पास चार्जेस हैं तो कूलम स्क्वायर आ जाएगी। इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ये तभी एप्लीकेबल है जब मेरे पास जो मीडियम है वो या तो एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। सिर्फ तब ये एप्लीकेबल है, क्योंकि ये जो कूलम्स फोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा मीडियम है। अगर एयर या वैक्यूम है तब तो बस इतना ही लिखेंगे, पर अगर एयर या वैक्यूम मीडियम नहीं है तो इसको हम लिखते हैं 1/4πε इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। या फिर आपको कई बुक्स में ये इस तरीके से भी मिलेगा, यहां पे हम इस तरीके से कैपिटल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है, ठीक है, मेरे पुराने वन शॉट्स में भी यही कंफ्यूजन थी कि यहाँ पे आपने के क्यों लिखा, के तो ये है, तो ये स्मॉल के है एंड दिस इज द कूलम्स कांस्टेंट। ये तभी एप्लीकेबल है, ये वैल्यू तभी होगी जब हमारे पास मीडियम एयर या फिर वैक्यूम है। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट आया ना, ये क्या है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिट करना मतलब अलाउ करना, तो इसका मतलब होता है फ्री स्पेस, यानी कि एयर या वैक्यूम में कितना वो अलाउ कर रहा है, एयर या वैक्यूम कितना अलाउ कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके थ्रू पास होने में, कितना अलाउ कर रहा है, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है जी। अब अगर हम मीडियम की बात करें स्पेसिफिकली, तो मैंने कहा या तो ये आप लिखोगे या फिर ये लिखोगे, है ना। तो ये आया कैसे, तो यहां पे हम लेते हैं के, जिसको हम कहते हैं हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ये है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ये होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो अभी हमने देख ही लिया है कि एप्सिलॉन नॉट आता है हमारे एयर या फिर वैक्यूम के लिए, एप्सिलॉन आएगा उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए, ठीक है, कोई भी मीडियम वो हो सकता है। अब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी ज्यादा होगी, लॉजिकल है। तो अगर यहाँ पे ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई तो विच मीन्स फोर्स मेरा कम हो जाएगा। अभी हम एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है F = Q0E, यानी कि फोर्स और जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मेरा फोर्स घटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, यानी कि अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी दूसरा मीडियम है तो उसके लिए ये वाली वैल्यू बढ़ गई, ये वाली घट गई, यानी कि वो उतना अलाउ नहीं करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को उसके थ्रू पास होने पे जितना कि एयर या वैक्यूम कर रहा है ना। एयर या वैक्यूम सबसे ज्यादा अलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कि मेरे थ्रू तुम पास कर लो, पर बाकी जो मीडियम है वो उतना अलाउ नहीं करेंगे, तभी तो ये वैल्यू घट गई है, ये वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। तो आप इसको ER करके भी लिख सकते हो। यहीं पर से तो ये चीज आई ना जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि आप ये भी लिख सकते हो। ये कैसे आया, मैंने अभी कहा K = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन को ही मैं K इंटू एप्सिलॉन नॉट भी तो लिख सकती हूँ कि नहीं। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन के बदले ये वैल्यू लिख दी। अगर आपको ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R लिखा हुआ मिल जाए तो वो भी तो सही है। तो एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है ना, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, आप कंफ्यूज बैठोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी मीडियम के लिए स्पेसिफिकली जब आप बात करोगे तो हम एप्सिलॉन लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। वो सिर्फ किसके लिए आ रहा है, एयर या वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। वाटर के लिए वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट 80 होती है, ठीक है, किसकी वैल्यू, के, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। और ग्लास के लिए कितनी होती है, ऑलमोस्ट 7 होती है, यानी कि के क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने कहा एयर के लिए तो क्या है, एप्सिलॉन ही एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, क्योंकि के की वैल्यू 1 हो गई ना, एयर के लिए के की वैल्यू अगर 1 हो गई तो 1 = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट में लिखूंगी। तो यहां पे से ये दोनों क्या आ जाएंगे आपस में, इक्वल। क्योंकि अगर मैं बात करूं एयर की तो एयर पे तो सिर्फ मैं एप्सिलॉन नॉट ही लिख रही हूं ना, ठीक है। और यहाँ पे देखो वाटर के लिए इतनी बड़ी वैल्यू है, ग्लास के लिए इतनी बड़ी वैल्यू है, तो विच मीन्स ये वैल्यू ज्यादा कहां गया, हाँ ये वैल्यू ज्यादा, तो हमने कहा फोर्स घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटेगा, ठीक है। तो यहां पर से कुछ भी आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे सब कुछ बता ही दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल अगर हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रख देते हैं तो उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें इसकी हमने पढ़नी है डाइलेक्ट्रिक की, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जो मैंने आपको कूलम्स लॉ बताया, यही है ना हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कह रहा है, फोर्स बता रहा है और फोर्स की वैल्यू यही है। ये अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आखिरकार हमारे पास किस तरीके से ये आएगा, इसको आप लोग यहां पे समझो, ठीक है। देखो, हमारे पास ये है एक तो Q1 और ये है हमारे पास Q2, ठीक है। ये Q1 है, ये हमारे पास Q2 है। अब यहां पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमने कहा वो R है। तो अब यहां पे एक फोर्स तो लग रहा होगा Q1 पे बाय Q2, एक फोर्स लग रहा होगा Q2 पे बाय Q1 ऑब्वियसली, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे बट ऑपोजिट होंगे, क्योंकि ये इस पे लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में ही लगाएगा, है ना। ये इस पे लगा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास डायरेक्शन क्या है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। बट अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो पढ़ रखा है सभी लोगों ने। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, विच मीन्स ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है वही ये भी उस पे लगा रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल आएगा बट डायरेक्शन अलग होगी, जिसकी वजह से साइन नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम F12 लिख रहे हैं। F12 वेक्टर का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो Q1 पे फोर्स लग रहा है बाय दिस Q2, यानी कि फोर्स ये इस पे लग रहा होगा और इसके साथ क्या आएगा, देखो R∩21। ये क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या है आप सभी को पता है, इसका काम होता है हमें डायरेक्शन बताने का, ठीक है। तो ये हमें सिर्फ डायरेक्शन बताता है। तो R∩21 है यूनिट वेक्टर जो कि Q2 से Q1 की तरफ को लग रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये है हमारा R∩21, ठीक है। तो मैंने अभी यही तो कहा ना, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में ही लगाएगा, ठीक है जी। फिर F21 क्या है, जो हमारा Q2 पे फोर्स लग रहा है बाय दिस Q1, तो यहां पे R∩12 आ गया। R∩12 क्या है, जो कि Q1 से Q2 की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला, यानी कि इस डायरेक्शन में लगेगा। और अभी हमने यही कहा था कि ये इस पे लगाएगा तो इस तरफ, ये इस पे लगाएगा तो उस तरफ को लगेगा, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, आपस में इक्वल है, बट यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, एक नेगेटिव का, ठीक है। क्यों नेगेटिव का, क्योंकि ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, ये पूरी जो वैल्यू है ये किसकी आई थी, देखो F12 की, और यहाँ पे एक माइनस साइन। तो ये मुझे सिर्फ क्या बता रहा है कि हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। दोनों ही जो फोर्सेस हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं, ये इस पे लगा रहा, ये इस पे लगा रहा, इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट ऑपोजिट है डायरेक्शन में, जो मुझे माइनस साइन बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कर दिया, ये वेक्टर फॉर्म भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने कहा हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे। यूनिट वेक्टर मुझे क्या बता रहा है, हमने कहा डायरेक्शन बता रहा है। अब आप सभी को पता है, अगर मैं ए कैप निकालती हूँ, वेक्टर सब लोगों ने पढ़ लिया है, तो वो क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होता है। तो यहाँ पे आर कैप है ना, तो इसके बदले में आर वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड को मैं सिंपली ऐसे लिख दूं, क्या वो गलत है? नहीं, हम मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे वही करा है, सिंपली इसको इस तरीके से लिख दिया है। तो नीचे क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा, जो कि मैंने कर दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, R21 वेक्टर। आप सभी लोगों को पता है, अगर मैं ए बी वेक्टर निकालती हूं तो वो क्या होता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होता है। तो अगर मुझे R21 निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। इस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप यार ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पूरा ये जो डेरिवेशन है कर सकते हैं, एंड दिस इज जस्ट दी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो ये सिर्फ हमारा क्या है, ये सिर्फ हमारा वेक्टर फॉर्म है। तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम
चार्ज और मास के डिफरेंस में, चार्ज और मास में, और या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कूलम्स फोर्स और जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस आता है ना। तो सबसे पहली बात, जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, नेगेटिव मास हम लेते ही नहीं है। इसमें जो हमारा फोर्स लगता है अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों का हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन का ही होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड करता है, वेरी वेरी सिंपल। ये मीडियम पे डिपेंड करता है और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम पे डिपेंड कैसे करता है, अभी हमने देखा एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज हो सकती है ना। एक बॉडी से दूसरे में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, मास को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक होता है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पहले से ही पता भी होंगे। अब कूलम्स लॉ की कुछ कंडीशंस हैं, हर कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। क्या कंडीशन है? सबसे पहले पॉइंट चार्जेस मेरे पास होने चाहिए, स्टेशनरी होने चाहिए, यानी कि वो रेस्ट पे होने चाहिए। मीडियम हमारे पास यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम ही प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है। चार्जेस जो है आइसोलेटेड होने चाहिए, which means no other electric external field should significantly affect their interaction, ठीक है। आइसोलेटेड है मतलब हमारे पास जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे पे ही कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। ये है इसका मतलब, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या स्टेट करता है कि अगर मेरे पास अलग अलग चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। अभी तो हमने कहा कूलम्स लॉ के लिए कि सिर्फ दो ही चार्जेस है, Q1 और Q2। अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली अगर मैं इस Q1 की बात करूंगी कि इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो भैया सब लगाएंगे ना। ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा, ये भी इस पे लगाएगा। तो बस कैसे निकालेंगे? वो नेट फोर्स कर देंगे, यानी कि सबको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। बस वही चीज हमको यहाँ पे करनी है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? इनके यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे और हम इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? चलो, अब ये बहुत ही इजी होता है अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म ना हो। अगर आपको सिंपल वैल्यूज गिवन है तो आपको बस Q1 Q2 की वैल्यू पुट करनी है, अपॉन में जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देना है। बट अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स आ गए और वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है तो फिर आपको वेक्टर लेना पड़ेगा, और नीचे आपको पता है हम इसका क्या ले लेते हैं, फिर क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म यहाँ पे शो भी करा था, ये वाला, ठीक है। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। कूलम्स फोर्स में हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, यहाँ पे मासेस हैं। ये दोनों का हो सकता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन का ही होता है। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस ये होता है कि जी आप पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ कांस्टेंट रहेगा, पर ये k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर यही 1/4 पाई एप्सिलॉन भी हो सकती है। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करती है? ये मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जी हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। इसको हम शील्ड कर सकते हैं एंड इसको हम शील्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे आ जाओ चार्ज डेंसिटीज पे, जो अभी हमने यहाँ पे टॉपिक लिखा था ना, ये वाला कंटिन्यूअस, कहाँ गया? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला। तो ये ही हम अभी पढ़ने वाले हैं कि अगर मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो फिर हम क्या सिर्फ उसको क्यू ही लिखेंगे, या हमें क्या लेना पड़ेगा वहां पे? तो वहां पे ना आपको ये तीन वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेसिकली अगर आपने कोई एक लीनियर ऑब्जेक्ट लिया है, ठीक है, जैसे आपने कोई रॉड ले ली है, कोई वायर ले लिया है, उसमें आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके लिए हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी। इसमें आपको चार्ज लेना है, उसको जो भी यहाँ पे लेंथ है उससे कर देना है डिवाइड, बस। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर हो जाएगी, ठीक है। कोई वायर है, कोई रॉड है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। ये भी आगे यूज होगा डेरिवेशन में, ठीक है, तो अच्छे तरीके से सुन लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, कोई आप शीट ले रहे हो, कोई प्लेट ले रहे हो, उसके सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली आप चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वहां पे आपको नीचे उसके एरिया से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की एरिया से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे मेरे पास कोई स्फेयर है, अब यहां पे मैंने यूनिफॉर्मली क्या कर दिया? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसकी वॉल्यूम से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी वॉल्यूम से मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सिग्मा से डिनोट होता है और ये हमारा लैम्डा से डिनोट होता है, ठीक है। स्मॉल भी लिख सकते हो आप इसको, क्यू को, और कैपिटल भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। समझ में आ गया? चलो,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम तब से कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आखिरकार होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी मेरे पास चार्ज है Q, इसके आसपास का वह रीजन, वो एरिया जहां पर तक ये दूसरे किसी चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि दूसरे किसी चार्ज पे या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकता है या फिर रिपल्शन का फोर्स लगा सकता है, ठीक है। इसके बाहर का जितना भी एरिया है वो इन्फिनिटी कहलाता है फिर, ठीक है। इसके बाहर का जो भी एरिया है वो इन्फिनिटी कहलाएगा। तो यानी कि अगर ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मैंने कोई Q1 चार्ज रख दिया, तो ये इसको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, इस पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। डिपेंड करता है कि ये प्लस है या ये माइनस है, उस पर डिपेंड करता है ना कि इसका जो साइन है वो प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। चलिए, अब डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं ये चीज आप लोग याद रखना। जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हम हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही लेते हैं। यानी कि अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है, उसका मतलब है यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पे आपका नेगेटिव होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आ गया? तो देखो यहां पे जैसे मैंने एक डायग्राम इंसर्ट करा है, तो आप देख रहे हो ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हम कहते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं इनको, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम बस यही है कि हमको डायरेक्शन बता रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो पॉजिटिव से शुरू हो रही है, यहां पे नेगेटिव है, तो ये इधर को अंदर को आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए यहां पे मुझे बता दो पॉजिटिव चार्ज कहां को है, तो आप कहोगे पॉजिटिव चार्ज यहां कहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव से हमेशा शुरू होंगी और नेगेटिव पे हमेशा ये एंड होंगी, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी कितना इंटेंस है, तो यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बस बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला होता है E = F/Q0। नीचे जो भी चार्ज है वो हम पुट करते हैं, बट यहां पे हम एक स्पेसिफिक चार्ज का यूज करते हैं विच इज दी टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो एक ऐसा चार्ज है जिसकी बहुत ही कम वैल्यू है, बहुत ही छोटा सा चार्ज है, और इसका यूज हम मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा, अभी जो मैं डेरिवेशंस कराऊंगी ना वहां पे इसका यूज होगा। आपको ये हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए भी हम इस टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगर हम किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो क्या होता है? वो ये होता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो वो जरा सा इधर पे देख लो, ठीक है। तो यहां पे देखो, चलो यहीं पे बता देती हूं। एक मेरे पास +Q चार्ज है ये, ठीक है। हमने कहा इस पॉइंट चार्ज की वजह से ही मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मान लो इस पॉइंट पे, इसको मैं कुछ भी ले लेती हूँ, P ले लेती हूँ, ठीक है। ये R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। अब मैंने आपको क्या कहा? टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। तो यहां पे मैं एक टेस्ट चार्ज पुट कर देती हूं Q0, ठीक है। टेस्ट चार्ज मैंने पुट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में मुझे बताओ कूलम्स फोर्स कितना लगेगा? तो हमने तो पढ़ लिया है 1/4πε0 × Q0/r², ठीक है। अब हमने एक और फॉर्मूला अभी पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? F/Q0 होता है। तो यहां पे पुट कर दो F की वैल्यू 1/4πε0 × Q0/r²/Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/4πε0 × Q/r²। बस इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो देखो ये पॉजिटिव है ना, मैंने आपको क्या बताया, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल, यानी कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को होगी, ठीक है। इसीलिए हम इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए। आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ये सब मैंने आपको बता दिया है। ओके जी, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जी, यहां पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जनरेट करा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको दिख रही है ना, इस तरफ को है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस तरफ को होगा। तो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है? इस साइड को है। अगर ये प्लस माइनस नहीं भी लिखा होता तभी भी आप समझ जाते ना कि कहां से शुरू होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? प्लस से, और कहां को जाएंगी? माइनस की तरफ को जाएंगी। अब यहां पे मान लो मैंने कोई भी चार्ज रख दिया है, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? तो अभी मैंने कहा E = F/Q0 होगा,
अगर मुझे F निकालना है तो वो कितना हो जाएगा Q नॉट इंटू ई। अब Q नॉट तो टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे मैंने Q रखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा Q इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो यहाँ पे हम जो भी इसका साइन है वो कंसिडर नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू भी पुट करती ना, माइनस क्यू भी पुट करती तो F क्या आता, हम क्यू ई ही लिखते उसको, है ना, ये चीजें आपको बेसिक पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर प्लस क्यू चार्ज होता तो वो कहाँ को अट्रैक्ट होता, तो वो तो ऑब्वियसली इधर को अट्रैक्ट होता ना, होता कि नहीं होता, क्योंकि प्लस तो माइनस की तरफ को ही जाएगा, यानी कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस साइड को होगी। अगर माइनस क्यू होता तो वो इस डायरेक्शन में जाता, क्योंकि वो तो प्लस की तरफ को अट्रैक्ट होगा, तो यानी कि उस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होता। यहाँ पे देखो वही मैंने मेंशन करा है, अगर क्यू पॉजिटिव है तो जो फोर्स लग रहा है इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अगर वो माइनस क्यू है तो वो प्लस की तरफ जाएगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट को वो जाएगा, यानी कि ऑपोजिट में फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने बता ही दिया है, बेसिक लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का काम करती हैं। ठीक है, अब कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हमने देख लिया है, हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव की तरफ को जाएंगी, जैसे कि इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम तो हमने पहले ही देख लिया, प्लस से हमेशा जा रही है और नेगेटिव की तरफ ये हमेशा आ रही है। अब इन दोनों डायग्राम्स में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ भी माइनस क्यू है, यहाँ भी माइनस क्यू है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जहां पे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वहां पे जो स्ट्रेंथ है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स जो है मेंशन कर रखे हैं। जितना पास मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसके अलावा कोई भी दो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना वो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट कर लिया ना तो बेसिकली होता क्या है, अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना तो इस पे मैं एक टैंजेंट लूंगी। टैंजेंट क्या होता है? ये मेरा अगर सर्कल है तो एक टैंजेंट एक ऐसी लाइन है जो कि सिर्फ एक पॉइंट पे ही इसको टच करेगी, ये टैंजेंट होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टैंजेंट बनाऊंगी ना तो वो मुझे डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर इन दोनों ने इंटरसेक्ट कर लिया तो एक डायरेक्शन यहाँ को आ गई, एक डायरेक्शन यहाँ को। क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिक फील्ड की? नहीं, इसीलिए ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये जो लाइंस है ये कंडक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ये चीज याद रखना। इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी कंडक्टर या फिर इवन हम स्फेरिकल शेल के अंदर देखें, स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर देखें तो वो जीरो ही होता है। ठीक है, क्योंकि सारा जो चार्ज है ना वो बाहर पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, अंदर पे नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं देखूं एक मैग्नेट को, ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसको हम पढ़ेंगे आगे। नॉर्थ से शुरू होती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ पे खत्म होती हैं। अंदर अगर मैं देखूं ना तो साउथ से शुरू होती है, नॉर्थ की तरफ ये जाती हैं। ये एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बट यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड लूप बन ही नहीं रहा है। एक क्लोज्ड लूप यहाँ पे बनता ही नहीं है कभी। ठीक है, लूप का मतलब क्या है? यहां से शुरू हुआ तो यहीं पे वापस, तो ऐसा इस केस में पॉसिबल नहीं है, जबकि मैग्नेट के केस में वो पॉसिबल होता है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया। एंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी आपको इस तरीके से पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख गई उसका मतलब है कि हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अगर पैरेलल नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अभी तो बेसिक थ्योरी में पढ़ाई जा रही थी, अब डेरिवेशंस की बारी आ गई है, तो अच्छे तरीके से सुनना। कुछ थ्योरी और भी बची है, पहले उनको सुन लो फिर डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? देखो डाय का मतलब दो है, तो यहाँ पे बेसिकली पोल इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज ओनली। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, दोनों ही हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट ऑपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, एंड इनको हम कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं, जैसे ये माइनस क्यू है तो ये प्लस क्यू है, और ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। उस डिस्टेंस को यहाँ पे हम r नहीं लेते हैं, उसको हम 2l लेते हैं। यानी कि अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो l होगी और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो l होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारे पास होता है जो मैग्नीट्यूड है
इंटू जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ठीक है, जैसे यहां पे भी देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ को है, इस साइड को है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को। ये है हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये जो भी फॉर्मूलाज हमने मार्क करे हैं सारे के सारे अभी डेरिवेशन में यूज हो रहे होंगे। ठीक है, Q इंटू 2l या फिर 2QL भी आप इसको लिख सकते हो, ऐसे याद रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हमारा सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो आ चुका है। तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, मैंने वैसे सारे नोट्स बना रखे हैं, बट जब तक मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखाऊंगी तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो मैं दिखा रही हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने कहा ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, हमने कहा कि ये 2l है, ये एक मेरा डायपोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, मान लो ये O है, तो हमें पता है ये L होगा, ये भी L होगा। अब हम एक्चुअल कंडीशन में ले रहे हैं, यानी कि इसी के एक्सिस पे ले रहे हैं, कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट मान लो P मैंने ले लिया है, जो कि इस डायपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी? तो पहली बात, यहाँ पे दो चार्जेस है ना, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। पहले हम इसकी बात करते हैं माइनस क्यू की वजह से। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 ले लेती हूं। क्या होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, डिस्टेंस होता है ना R, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, L प्लस R, तो यहाँ पे हमें R प्लस L का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे साइन नहीं लेते हैं, जैसे माइनस क्यू है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं पुट करेंगे, सिंपली क्यू ही लिखेंगे, बस इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, चलो फिर प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखो वहां पे P पॉइंट पे, तो इसको हम E2 ले लेते हैं, 1/4πε0 इंटू क्यू। अब डिस्टेंस कितना होगा बताओ, डिस्टेंस तो सिर्फ इतना सा ही है ना, ये पूरा R है, ये L है, तो ये क्या होगा, R माइनस L होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे E1 प्लस E2 हो जाएगा। क्या प्लस ही लेंगे, नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो मुझे डायरेक्शन भी तो देखनी पड़ेगी पहले, तो डायरेक्शन देख लेते हैं। अब देखो ये माइनस है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, टेस्ट चार्ज रख दो, यहाँ पे क्या कर दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, टेस्ट चार्ज वहां पे पुट कर दो। ये टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो ये इसकी ओर को अट्रैक्ट होगा ना, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 वो इस डायरेक्शन में है। समझ में आया? अब देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये क्या करेंगे, रिपेल, यानी कि जो E2 है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे प्लस करना पड़ेगा, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस करना पड़ेगा। किसको किससे माइनस करूं, E1 माइनस E2 लिखूं या E2 माइनस E1 लिखूं, तो वो हमें देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है। देखो ये वैल्यू कम है ना, ये वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस हो रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा, यानी कि ये वैल्यू कम होगी, तो विच मीन्स मैं E2 माइनस E1 करूंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चीजें कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा ये सब, यहां पे एलसीएम ले लो। ठीक है, इधर पे शॉर्ट में बता देती हूँ, एलसीएम लोगे तो तुम लोगों को पता है क्या होगा, यहां पे ये ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे माइनस है तो ये खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब देखो माइनस का साइन अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2RL प्लस 2RL, 4RL ये हो जाएगा, और नीचे क्या आया, ये भी आया और ये भी आया। अब हम क्या लेते हैं कि R जो है वो L से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो L को छोड़ दो, निग्लेक्ट कर दो उसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, Q इंटू 2L इंटू 2 इंटू R, ऐसे लिख दिया मैंने, खोल दिया थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे देखो L को हटा दो तो यहाँ पे R की पावर 4 आ गया, है ना,
ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आप कहोगे आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी, लिख लेते हैं। अब देखो मैंने ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि Q इंटू 12 भी तो कुछ होता है, अभी देखा था, अभी पढ़ा था, क्या होता है P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि अगर मैं यहाँ पे E निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/1 क्या कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यूब एंड दिस इज द फाइनल डिराइव्ड फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही डेरिवेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में करा हुआ है, इससे भी आप पढ़ सकते हो, या फिर मैंने यहाँ पे डिटेल में हर स्टेप को करके आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ना, पर बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे अब हम इक्वेटोरियल कंडीशन पे आ गए हैं, तो देखो क्या होगा, अगेन वही -q प्लस q, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, तो ये L है, ये भी L है। अब हम इक्वेटोरियल कंडीशन पे कोई पॉइंट P लेंगे जो कि अगेन यहां पर से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड होगा, ठीक है। अब यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो बस पहले -q की वजह से निकालते हैं E1, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन, अब डिस्टेंस आएगा ना, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, ये, और ये मैं कैसे निकालूंगी, देखो ये 90 डिग्री का है, ये डिस्टेंस r है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये डिस्टेंस आ जाएगा √r² प्लस l², ठीक है। नीचे क्या लेती हूं मैं, अपॉन r², r ये पूरा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे, तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है जी। चलो प्लस q की वजह से E2, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस भी कितना होगा, इतना ही तो होगा, है ना, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब आप कहोगे कि यहां पे तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0 आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन देखने पे मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मुझे रखना है एक Q0 यानी कि टेस्ट चार्ज, तो ये इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, तो E1 की जो डायरेक्शन है वो यहाँ को है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल, यानी कि ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसमें मैं कैसे निकालूं, ये E1 है, ये E2 है, ये हमारा कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कंपोनेंट तो है ही नहीं, ये कुछ एंगल बना रहा होगा ना, देखो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा, ये भी इसके साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो अब कौन सा कंपोनेंट लेंगे, हमें पता है कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्म में अलाइंड होता है तो दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल वाला ये होगा, ठीक है, और ये होगा इसका, नीचे को आएगा E1 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है हमारा वर्टिकल वाला कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, तो वर्टिकल वाला तो हमने ले लिया, अब हॉरिजॉन्टल पे जब मैं जाऊंगी तो ये E1 cos थीटा होगा और ये E2 cos थीटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों देखो ऑपोजिट है ना और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, ये दोनों ऑपोजिट हैं और इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कैसे हो गए, कैसे इक्वल हैं, देखो E1 और E2 की एग्जैक्ट सेम वैल्यू है कि नहीं, और साइन थीटा भी सेम है, तो दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि मुझे ये कॉस वाला कंपोनेंट ही लेना पड़ेगा। तो जब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगी तो मैं करूंगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो यहां पे देखो E1 प्लस E2 कर दो और cos थीटा को कॉमन ले लो। cos थीटा कैसे निकालूंगी, अब मैं, ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, तो cos निकाल लो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना, तो L अपॉन क्या आ जाएगा, ये √r² प्लस l², ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम वैल्यूज है ना, तो सेम वैल्यूज है तो इसका ट्वाइस मैं कर सकती हूँ कि नहीं, कर सकती हूँ बिल्कुल, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इंटू 2q अपॉन r² प्लस l² इंटू cos थीटा कितना है, L अपॉन √r² प्लस l²। इसको सॉल्व करो, इसको मैं q इंटू 2l भी लिख सकती हूँ ना, क्यों लिखा मैंने, ताकि इसके बदले में p लिख दूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 3/2। अगेन वही चीज करोगे, r जो है वो बहुत बड़ा है l से, तो l को छोड़ दो, तो यहां पे इसके बदले तो p आ गया था, अब ये r² है, इसकी पावर 3/2 है, सो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि e की वैल्यू क्या आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r क्यूब, ठीक है।
तो ये हमारे पास हो गया डेरिवेशन, जो कि हमने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है और सिंपल वे में हम लोगों ने खुद से यहाँ पे इसको डिराइव कर लिया है। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं टॉर्क पे, जो कि एक डाइपोल पे एक्ट करेगा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म में मैंने कहा था ना, पैरेलल लाइंस हमारे पास होनी चाहिए। तो अब इसका डेरिवेशन आखिरकार हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, इधर पे हमने मेंशन तो नहीं करा है, हाँ, तो इधर पे कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहां पे मैंने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ले लिया है। अब देखो हमने क्या करा है, हमने इस डाइपोल को एक सर्टेन एंगल थीटा पे अलाइन किया हुआ है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा पे ये अलाइन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां होंगे और सारे नेगेटिव इस तरफ को होंगे, ये हम लोगों को पता है। ठीक है, अब ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू, ये हमने ले लिया इधर पे प्लस क्यू, इनके बीच की जो दूरी है वो है 12। अब होगा क्या, ये माइनस क्यू जो है प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये जो प्लस क्यू है ये माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो एक फोर्स लगेगा इन दोनों ही चार्जेस पे, है ना। तो इधर पे जो फोर्स लगेगा आपको पता है वो क्या होगा, F1 ले लेती हूं, Q इंटू E होगा। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जो ऑलरेडी लगा हुआ है। यहां पे भी F2 कितना होगा, Q इंटू E। दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल हैं। अब ये इक्वल फोर्सेस हैं और यहाँ पे दोनों ही इस डायपोल पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या जनरेट हो जाता है, यहाँ पे एक कपल का मतलब क्या है, दो फोर्सेस है ना, तो यहाँ पे एक कपल जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये कपल क्या करेगा, इस डायपोल को रोटेट कराने का काम करेगा। और जब भी हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो हमें पता है टॉर्क आता है, और टॉर्क क्या होता है, टाउ, यानी कि फोर्स इंटू आर। आर क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब जो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो तो ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का होता है, इन दोनों के ही लाइन ऑफ एक्शन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही ये आर है, यानी कि दिस वन। ठीक है, ये है ये आर। तो मुझे यहाँ पे ये आर लेना है और ये फोर्स लेना है। तो पहली बात, फोर्स तो मुझे पता चल गया कितना है, Q इंटू E। ये आर मैं कैसे निकालूंगी, इजिली निकाल सकती हूँ ना, मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे आर चाहिए तो मुझे साइन थीटा लेना पड़ेगा ना, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा आर अपॉन 2l। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ पर से, 2l इंटू साइन थीटा। तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2l इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2l क्या होता है, हमने अभी पढ़ा P, तो ये आ जाएगा PE साइन थीटा। बस ये है हमारा सिंपल सा डेरिवेशन। ठीक है, यही डेरिवेशन हमने यहां पर भी मेंशन करा हुआ है। ठीक है जी, चलो अब यहां पे आओ, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा। देखो टॉर्क क्यों लग रहा है, इस डायपोल को रोटेट कराने के लिए। तो अगर ये डायपोल को, अगर इस डायपोल को मैं ऐसे पैरेलल ना रखूं, मैं इसको परपेंडिकुलर रखूं, तो इसको पैरेलल लाने में मुझे सबसे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा कि नहीं। टॉर्क क्या है, फोर्स ही तो है एक तरीके से, है ना। रोटेशनल मोशन में जो फोर्स है वो टॉर्क है। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर रखा है तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, यानी कि थीटा कितना होना चाहिए, देखो 90 डिग्री का। मिनिमम कब लगेगा, जब वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि थीटा मेरे पास या तो 0 है या 180 है। अब इन दोनों में डिफरेंस होता है छोटा सा। 0 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री का मतलब है इधर पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर पे हमारे माइनस है। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, तभी तो ये क्या है, देखो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है प्लस की तरफ, ये क्या हो रहा है, माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये किसमें होगा, ये होगा हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में। पर 180 डिग्री जब हो जाएगा तो ऑपोजिट, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे होंगे, रेपेल कर रहे होंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जब एंगल मेरे पास 180 हो, साइन 180 भी 0 होता है, यानी कि यहाँ पे भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, इक्विलिब्रियम में है पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, अब आ जाते हैं अगले वाले टॉपिक पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आप सभी लोगों ने जो प्लेन एंगल है उसके बारे में तो पढ़ रखा है ना, कि हमारा प्लेन एंगल क्या होता है। तो हमने कहा प्लेन एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर,
है ना। अगर मैं एक सर्कल की बात कर रही हूं नॉर्मली, तो यहाँ पे अगर एंगल हमने कहा थीटा सबटेंड हो रहा है, ये हमारी आर्क लेंथ है, तो थीटा क्या होता है, एस अपॉन आर क्या होगी, मेरी रेडियस, है ना। ये क्या है, ये है आर्क लेंथ और ये है रेडियस। तो हमने कहा ये प्लेन एंगल होता है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। और हमने सॉलिड एंगल भी पढ़ा है, याद करो जब आप फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे क्लास 11th में, तो हमने सॉलिड एंगल भी पढ़ा है जिसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है। तो सॉलिड एंगल आता है हमेशा हमारे स्फेयर में, यानी कि 3D में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब हम एक स्फेयर की बात कर रहे हैं तो 3D में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आता है हमारे पास सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल नहीं आता है। उसको हम देखो, या तो हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा आप ये वाला भी ले सकते हो या फिर ये भी हमारा ओमेगा ही है, इन दोनों में से कोई भी आपको दिखेगा तो हम सॉलिड एंगल की ही बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पे S अपॉन आर नहीं होता है फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एरिया लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है A अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपने मान लो ये मेरे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, बस इतना सा ही एरिया लिया है, तो इसको हम डी ओमेगा लिख देते हैं, एरिया को हम डी ए लिख देते हैं। और यहाँ पे एक और चीज हमें इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है विच इज थीटा, कॉस थीटा हम यहाँ पे लेते हैं। अब ये थीटा क्या है उसको समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर कोई सी भी एरिया की बात हम लोग कर रहे हैं, उस एरिया के परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर हमारा एक्ट करता है। देखो ये एरिया वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसके साथ साथ एन कैप है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या दिखाता है, तो हमें डायरेक्शन दिखाता है। तो ये चीज याद रखना, देखो ये मेरे पास एरिया है ना ऐसी, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर को है। अगर कुछ ऐसी एरिया होगी मेरे पास, ऐसी देख लो, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो इस साइड को होगा, यानी कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर। ये चीज आप लोग याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने अगेन क्या किया है, यहाँ पे हमने एक एरिया ले रखी है ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये जो एन कैप है, यानी कि जो एरिया वेक्टर है मेरा, एन कैप डायरेक्शन बता रहा है एरिया वेक्टर की, तो इसी को आप ए वेक्टर भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली एरिया वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन है। और यहाँ पे ये जो हमारा आर वेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन आर कैप दिखाएगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। यहाँ पे तो जैसे इन्होंने अल्फा ले रखा है, तो क्या आ जाएगा, ये डी ए कॉस अल्फा आ जाएगा। अगर इसी को मैं थीटा ले लूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए कॉस थीटा। डी ए का मतलब क्या है, डी ओमेगा, या अगर मैं ऐसे लिखूं इसका मतलब क्या है, हमने छोटी सी एरिया ले रखी है उस पूरे ही स्फेयर में से। समझ में आ गया। अगर हम एक कंप्लीट स्फेयर की बात करेंगे ना, तो कंप्लीट स्फेयर में जो हमारा ओमेगा है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 4 पाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके लिए एरिया क्या होती है बताना जरा मुझे, 4 पाई आर स्क्वायर होती है कि नहीं, क्लास 10th में पढ़ा था, याद है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू याद रखना, इसका हम आगे यूज भी कर रहे होंगे, ठीक है। सॉलिड स्फेयर, एक पूरे स्फेयर, कंप्लीट स्फेयर की अगर मैं बात करूं तो ओमेगा कितना आएगा, 4 पाई आएगा। एक ये फॉर्मूला है, अगर कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है, अगर यहाँ पे एंगल की हम नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में नॉर्मली हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो हमें बेसिकली एंगल ही इधर पे देखना पड़ेगा। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 1 होता है, इसीलिए cos 0 हट जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहीं पे अगर मेरी एरिया वेक्टर भी होती, ठीक है, और ये भी सेम डायरेक्शन में होता, तो एंगल कितना बनता, तो हम कहेंगे 0 डिग्री। cos 0 कितना होता है, तो हम कहेंगे 1। तो क्या यहाँ पे cos थीटा लिखने की मुझे जरूरत पड़ेगी, नहीं, तो सिर्फ डी ए अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। सॉलिड एंगल मैंने बता दिया, एरिया वेक्टर मैंने बता दिया, अब दोनों समझ में आ गए हैं, तो आ जाओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास कर रही हैं थ्रू एनी सरफेस, थ्रू एनी एरिया। ये जैसे मेरे पास हमने कुछ ले लिया है, अब इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं, वो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को भी मुझे देखना है और मुझे कितनी एरिया से वो पास कर रहा है वो भी देखना है, क्योंकि अगर एरिया ज्यादा होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर पाएंगी ना, तो मुझे यहाँ पे दोनों ही देखने हैं। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, आपको पता है cos थीटा आएगा। तो यहाँ पे देखो एरिया तो मेरी ये है, हमने कहा इसके परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर होगा, तो यहाँ पे
एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे cos 0 हो जाएगा 1, तो यानी कि उस केस में फाई कितना हो जाएगा, E इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि जब एरिया वेक्टर और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में अलाइंड है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर सकती हैं किसी सरफेस से, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट अगर ये एंगल हो जाए 90 डिग्री का, अगर ये एंगल हो जाए 90 डिग्री का, यानी कि मेरा सरफेस ऐसा है मान लो, तो इसका एरिया वेक्टर यहां को है, ठीक है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ को है, तो खुद सोचो इस सरफेस से क्या कोई लाइन पास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं जा पा रही है, एंगल है 90 डिग्री का, cos 90 होता है 0, तो फ्लक्स मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब हम स्मॉल एरिया लेंगे तो वहां पे अगेन देखो ये भी हम d फाई लिख देंगे, तो यहाँ पे हम छोटा एरिया एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे E dA cos थीटा हम ले लेंगे। ठीक है, इन सब का हम अभी यूज करेंगे, सो डोंट वरी। चलिए, अगर हम कोई बड़े सरफेस की बात कर रहे हैं, अगर मान लो मेरे पास ये बड़ा सा सरफेस है, पर इस छोटे से एरिया का यूज करके मैं पूरे एरिया के लिए फ्लक्स निकाल रही हूं, यानी कि मैंने सिर्फ छोटा सा एरिया लिया पर इसी का यूज करके पूरे एरिया के लिए मुझे फ्लक्स निकालना है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, जोड़ना ना, तो बस हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अगर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन के साइन के साथ हमने ऐसे लिख दिया है, इसका मतलब है हम किसी क्लोज्ड सरफेस की बात यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, गॉस लॉ में इसका हम यूज करेंगे। तो गॉस लॉ पे आ ही चुके हैं। गॉस लॉ, गॉस थ्योरम होती क्या है, क्या ये स्टेट करती है, पहले आप वो समझो, बेसिक सा स्टेटमेंट है। गॉस लॉ हमें बताती है कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, अगर उसके अंदर मैंने कोई चार्ज रख दिया है Q, तो फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फ्लक्स पास करेगा थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस व्हेन अ चार्ज Q is placed inside it, it is equals to 1 by epsilon naught times the charge which is enclosed। जितना चार्ज आपने अंदर रखा है उसको 1 by epsilon naught से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर उसको आप कहो कि epsilon naught से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आपका फ्लक्स। ठीक है, अब इसका हमारे पास डेरिवेशन भी है, पूरा प्रूफ भी है कि प्रूफ कैसे करेंगे गॉस थ्योरम को, तो ये पूरी चीज हमने यहाँ पे लिखी है, मैं इसको करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखो वही है, आपने कोई यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस ले ली है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस ले ली है, तो क्लोज सरफेस में आपने लिया यहाँ पे एक एरिया DA एरिया आप लोगों ने ले लिया। ठीक है, आपने यहाँ पे अंदर पे कोई चार्ज रखा है +Q। अब आप क्या कर रहे हो, आप किसी P पॉइंट पे जो कि यहाँ +Q चार्ज से R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपको इवन फ्लक्स निकालना है। ठीक है, और आपको प्रूफ करनी है गॉस थ्योरम, तो कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट हमने ले लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और ये मान लो हमारा DA वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो हमने कह दिया कि थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतने छोटे से एरिया के लिए ही फ्लक्स निकालूंगी ना, तो छोटे से एरिया के लिए हमने कहा d फाई लिखेंगे, कितना होता है ये, इतना होता है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल बन रहा है ना, तो cos थीटा आ जाएगा। ठीक है जी, हमने लिख दिया। अब इस P पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा +Q की वजह से, तो वो तो अभी हमने देखा था ना पहले ही, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R²। तो ये वैल्यू क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। और अगर मुझे सिर्फ इस एरिया का यूज करके पूरे एरिया के थ्रू जो फ्लक्स है वो निकालना है, तो मैं कैसे करूंगी, अभी हमने देखा था, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो कर दिया हमने। देखो इसकी वैल्यू क्या है, E इंटू DA इंटू कॉस थीटा, E की वैल्यू पुट कर दो, पुट कर दी। ठीक है, इंटू यहाँ पे पुट कर दो DA, इंटू यहाँ पे पुट कर दो cos थीटा। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि d ओमेगा इक्वल्स टू DA cos थीटा अपॉन R², तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सब तो कांस्टेंट है, इनको मैं बाहर ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अंदर क्या आ गया, सिर्फ d ओमेगा। अगर मैं एक कंप्लीट स्फेयर की बात करूंगी, तो अभी मैंने कहा ये वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई होगी, कहा था ना। तो यानी कि यहाँ पे
मैं 4 पाई लिख सकती हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब मुझे खुद देख के बताओ फाई कितना आ गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस यही था अपना डेरिवेशन, यही चीज यहां पर भी मेंशन करी हुई है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अगर हमारे पास मल्टीपल चार्जेस हैं तो फिर मैं क्या करूं? अगर मेरे पास अभी तो सिर्फ एक ही चार्ज था ना प्लस क्यू, अगर मेरे पास Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, सो ऑन टिल Qn है, तब हम फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, Q1 चार्ज की वजह से तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q2 नेगेटिव हो सकता है ना, तो वहां पे माइनस का साइन इसका आ जाएगा। बेसिकली उसका जो भी मैग्नीट्यूड है वो हम प्लस माइनस कर देंगे। जैसे एक का हो सकता है 5 कूलम, दूसरे का -3 कूलम हो सकता है, तो 5 - 3 आप कर दोगे। तो इस तरीके से जब आप निकालोगे तो आप एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही ले सकते हो ना, तो अंदर क्या करो, सबको ऐड कर दो, ऐड करो Qn तक, एंड बस आप इजिली यहाँ पे फ्लक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो और कुछ नहीं है, ये वही है। इधर पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ चार्ज आउटसाइड अ क्लोज्ड सरफेस। अगर आपने चार्ज अब अंदर नहीं रखा है, चार्ज आपने बाहर रख दिया है, तब क्या होगा? देखो ये है मेरे पास, अब चार्ज मैंने यहां पे रख दिया, प्लस क्यू पे रख दिया, तो अब क्या होगा? अब मैं दो एरिया एलिमेंट लेती हूं। मान लो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से मुझे फ्लक्स निकालना है इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे निकालना है, जो कि अगेन मैं ले लेती हूँ आर डिस्टेंस पे यहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, दो एरियाज लूंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एंटर करेंगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर को जाएंगी। ठीक है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर को जा रही है, तो इसीलिए मुझे दो एरियाज लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं DA1 ले लेती हूँ, इसको मैं DA2 ले लेती हूँ। वैसे तो ये दोनों ही सेम होंगी, DA दोनों को आप ऐसे भी ले सकते हो, दोनों ही सेम एरिया एलिमेंट्स हम ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो DA1 वेक्टर हमने कहा हमेशा उस एरिया के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, तो वो बाहर को एक्ट करेगा, करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। अब यहां पे बताओ, यहां पे भी इसको मैं एक्सटेंड कर देती हूं, तो DA2 वेक्टर इस साइड को बाहर को एक्ट करेगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहली बात, इस O पॉइंट पे मैं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखूंगी कि हमारे पास भाई ये जो फ्लक्स है ये आखिरकार कितना होगा, यानी कि कितना जो फ्लक्स है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये देखूं कि कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है तो मैं इसको dφ1 ले सकती हूं। तो ये क्या होगा? ये होगा E dA1 cos थीटा, है ना? यही तो होगा। अब मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी है पहले तो, तभी तो मैं cos थीटा निकाल पाऊंगी ना। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे निकालना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे भी निकालना है मैंने क्या कहा, वहां पे आप रख दो एक टेस्ट चार्ज। तो मैं यहाँ पे Q0 रख देती हूँ, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड को होगी, होगी कि नहीं? बिल्कुल। अब देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री का। cos 180 -1 होता है। ठीक है, तो dφ1 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो -E dA1। यानी कि जब भी हम कोई फ्लक्स देखते हैं ड्यू टू अ चार्ज जो कि एंटर कर रहा है, वो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, याद रखना। ठीक है, अब देखो DA2 पे कर लेते हैं, तो dφ2 यहां पे हम लिखेंगे, तो E dA2 cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमने कहा कहां को है? इसी डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो एंगल कितना बना? तो एंगल बना हमारा 0 डिग्री का, है ना? सो dφ2 कितना हो जाएगा? cos 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा E dA2। तो ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है ना, यानी कि जो भी फ्लक्स एग्जिट मार रहा होता है, ठीक है, बाहर को जा रहा है, इट इज लीविंग द सरफेस, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखो जब हम टोटल करेंगे ना इन सब का, जब मैं टोटल फाई निकालूंगी तो ये हमेशा क्या आ जाएगा? देखो ये भी मैंने कहा DA ही है, ये भी क्या है हमारे पास? DA ही है, क्योंकि हम सेम एरिया की बात कर रहे हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और फ्लक्स मेरे पास कितना आ जाएगा? 0। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी चार्ज बाहर पे रखा हुआ है सरफेस के, तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है टोटल, तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। जो एंटर कर रहा है वो नेगेटिव, जो लीव कर रहा है वो पॉजिटिव, तो ओवरऑल हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक है, आप अगर कोई यहां पे एलिमेंट ले रहे हो तो सेम हमारा एक
एलिमेंट ये भी होगा, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव होगी, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब हम सबका टोटल कर लेंगे, सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स का टोटल कर लेंगे, तो टोटल फ्लक्स 0 ही निकल के आएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप यार ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर एन इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है, सबसे पहले इसको समझो ये बना कैसे। तो सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ये लिया हुआ है, एक रॉड ली है जिसकी लेंथ कितनी है, L है। ठीक है, इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी जो कि लैम्डा होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो इस चीज का हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, इस रॉड की वजह से इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया है P, यहाँ पे मुझे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो हम यहाँ पे आगे अभी जो भी डेरिवेशंस करेंगे वहां पे हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। ठीक है, एक गॉसियन सरफेस इसके आसपास हम बना लेंगे। तो देखो एक सिलेंडर टाइप का हमने यहाँ पे बना दिया है, दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ठीक है, बना दिया। तो अब यहाँ पे हमने 3 एरिया एलिमेंट लिए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो यहाँ पे आप रख दो टेस्ट चार्ज, तो कहां पे आएगी डायरेक्शन, तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, या फिर सिंपली इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव से ही तो नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब ये सरफेस मैंने यहां पे ले लिया है, तो dA2 वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इन दोनों पे आ जाओ, यहां पे मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, पर ये जो एरिया वेक्टर है ये तो परपेंडिकुलर होगा, ऊपर को होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो वैसे आप खुद ही समझ गए होंगे 90 डिग्री बन रहा है एंगल, यानी कि जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो cos 90 0, यानी कि इसके थ्रू फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो वही तो हुआ है, देखो वही यहाँ पे हो रखा है। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे, इस एरिया वेक्टर के लिए, तो एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो 0 है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे नीचे को एरिया वेक्टर एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सेम एंगल 90 डिग्री का, सो d∅3 भी कितना हो जाएगा, 0। तो यानी कि यहाँ पे फ्लक्स सिर्फ इस वजह से जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, हमारी सेम है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, EdA2 cos 0 और cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स हमारा ये आ गया। तो जब मैं यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालूंगी ना, तो हमने देखा ये और ये तो हो गए 0, सिर्फ ये बचा, और इसकी वैल्यू क्या थी, EdA2। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये सिलेंडर के सरफेस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा है हमारे सिलेंडर के सरफेस पे। तो यहाँ पे अगर मुझे एरिया निकालनी है तो एरिया क्या होती है, याद है कि नहीं, सिलेंडर की जो एरिया होती है वो होती है क्या, 2πr(h). h क्या होती है, हाइट। यहाँ पे हाइट कितनी ली है हमने, L ले रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2πrL पुट कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमने गॉस लॉ से क्या पढ़ा, ये जो अभी मैं बता रही हूं ना, ये गॉस लॉ के ही एप्लीकेशंस हैं, तभी तो हमने यहाँ एक गॉसियन सरफेस लिया है। ठीक है, अब देखो हमने गॉस लॉ से क्या पढ़ा कि फ्लक्स जो है वो Q/ε0 के इक्वल होता है, तो मैंने पुट कर दिया, ये वैल्यू मैंने पुट करी, तो मैं E की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। देखो E की वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा, ये सब उधर चला जाएगा, Q/ε0 इंटू 1/2πrL। अब मैंने किया क्या है, देखो यहां पे मैंने 1/2πε0 को एक साथ लिख दिया, और यहां पे Q/r इंटू L मैंने ले लिया, और अभी मैंने देखा Q/L क्या होता है, लैम्डा। तो ये हमारा आ गया फाइनल डेरिवेशन। इसी फॉर्म में लर्न करना, क्यों लर्न करना, क्योंकि जनरली जो भी हम लर्न कर रहे हैं वो ऐसा ही तो आ रहा है ना, 1/4πε0 इंटू Q/r² या Q/r, इस तरीके से। तो ये लर्न करना इजी है ना, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा, 1/2πε0 इंटू क्यू के बदले लैम्डा आ गया, क्योंकि हमने पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है, और नीचे डिस्टेंस ही आएगा विच इज r। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। अभी हमने वायर ली थी, रॉड ली थी, अब हम एक शीट ले रहे हैं, तो ये पूरी शीट पे मैंने प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है। तो यहाँ पे मुझे एरिया लेनी पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेना पड़ेगा।
इसका यूज मैं यहाँ पे करूंगी, ठीक है। अगेन देखो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी एक गॉसियन सरफेस बना दिया। मुझे इस पॉइंट P पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, फ्लक्स निकालना है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहीं पर क्या ले लिया, यहीं पर एक गॉसियन सरफेस बना दिया, सिलेंड्रिकल है ये भी। अब देखो ये है हमारी पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब हमने यहाँ पे 3 एरियाज ली है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, एक सिलेंडर वाली। जैसे यहाँ पे था ना, देखो यहाँ पे हमने खाली लंबाई में ले रखा है, डायग्राम सेम ही है। एक सिलेंडर वाला और बाकी ये जो हमारे आउटसाइड वाले थोड़े सर्कुलर से होते हैं ना सिलेंडर में, वो एरियाज हमने 2 ली हैं और एक सिलेंडर पे ही जो है वो ले रखी है। यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज करी है, 2 एरिया ये वाले ले लिए और एक हमने सिलेंडर वाला एरिया ले लिया है, ये वाला, ये वाला, ठीक है। सेम चीज करेंगे, पहले हम इसकी वजह से फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को होगी। ऐसा आखिरकार क्यों होगा, क्योंकि पूरी शीट पे हमने पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो अब जब आप पूरी शीट को देखोगे तो पीछे भी क्या है, प्लस क्यू है। प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि नहीं, तो यानी कि ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को होगी, DA1 वेक्टर की भी डायरेक्शन इस साइड को होगी, है ना। फिर इधर पे आओ, यहां पे ई वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड को और DA2 वेक्टर की डायरेक्शन भी इस साइड को। अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे इस साइड को ही लगेगा, पर जो DA3 वेक्टर है वो ऊपर को लगेगा, यानी कि यहां सिर्फ इस कंडीशन पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यानी कि जो DA3 में लूंगी सिर्फ और सिर्फ वही क्या होगा हमारा, उसी के लिए 0 होगा, यानी कि D∅3 हमारा 0 होगा। क्यों, क्योंकि cos 90 यहां पे आ चुका है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां पे देखो cos 0 है, DA1 आ गया और यहाँ पे एक्सक्यूज मी DA2 आ गया। अब जब मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगी तो सिर्फ ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। अब ये दोनों ही मेरे पास जो एरियाज हैं वो सेम ही तो होंगे ना, क्योंकि ये भी सर्कुलर वाली है, ये भी सर्कुलर वाली है। तो अगर आप यहाँ पे DA और यहाँ पे भी DA लिख दो ना, तो वो भी बिल्कुल सही है, वो भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है। दोनों ही एरियाज देखो हमने क्या कर दिया, हमने सेम ही लिख दिया यहाँ पे। अब हमें पता है phi इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होता है बाय गॉस थ्योरम। तो phi के बदले मैंने Q बाय एप्सिलॉन नॉट पुट करा। इधर पे क्या हुआ देखो, इधर पे हमने कहा E को हमने कॉमन ले लिया और अंदर क्या है DA1 प्लस DA2। तो मैंने आपसे क्या कहा, ये सेम ही तो एरिया है, तो मैं इसको DA प्लस DA लिख सकती हूँ जो कि 2DA हो जाएगा, ठीक है। आप DA भी यहाँ पे लिख सकते हो। और जब हम पूरे ही की बात कर रहे होंगे ना, हम पूरे ही गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, तो हम टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एलिमेंट को छोड़ के हमने यहाँ पे 2A लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि हम अब पूरे ही जो गॉसियन सरफेस है उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन A। तो यहाँ पे Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A होगा कि नहीं। तो यहाँ पे Q के बदले क्या मैं इसको पुट कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैंने पुट कर दिया सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E इंटू 2 इंटू A से A कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया यहाँ पे देखो, सिग्मा अपॉन ये 2 नीचे जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया। डेरिवेशंस को 2-3 बारी ना खुद से करना, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 पैरेलल चार्ज्ड प्लेट। एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, इसके बीच में कोई पॉइंट हम ले लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे P पॉइंट ले लिया है। अब देखो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। पहले इस A प्लेट की वजह से इस पे क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो देखो। तो हमने कहा कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, है ना। फिर डायरेक्शन इसकी क्या होगी, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। फिर E2 की जब मैं बात करूंगी तो यहां पे क्या होगा, इस वाले की वजह से इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, देखो जब मैं E1 की बात करूंगी ना उसकी डायरेक्शन यही है, क्योंकि P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो P पॉइंट पे Q0 चार्ज पुट कर दो, दोनों ही क्या है पॉजिटिव, रिपेल करेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। फिर अगर मैं यहाँ B शीट की वजह से बात कर रही हूँ, फिर से यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, ये पॉजिटिव है तो कहाँ को जाएगा, नेगेटिव की तरफ, यानी कि E2 की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, इधर को ही होगी।
E2 की वैल्यू भी क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, दोनों की ही सेम है। इसकी प्लस में होगी, उसकी माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, वहां पे माइनस चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कराया है। ठीक है, अब टोटल जब आप निकालोगे तो E1 प्लस E2 करोगे ना, ऑब्वियसली E1 प्लस E2 जब आप कर दोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सब आपको याद रखना है। सिर्फ एक अगर मेरे पास चार्ज शीट है तो हमने कहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर दो चार्ज शीट है, उनके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यही पॉइंट अब मैं बीच पे ना लेके बाहर पे ले लूं तो वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, देखो, सबसे पहली बात, इस पॉइंट पे मैं निकाल रही हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, तो यहां पे Q0 रख दूंगी, टेस्ट चार्ज, दोनों रेपेल करेंगे, इसकी डायरेक्शन इस साइड को, तो E1 की डायरेक्शन इस साइड को, और वैल्यू कितनी होगी, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी, है ना। फिर इस बी शीट की वजह से निकालो, तो बी शीट की वजह से वैल्यू तो यही होगी, पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q0 रख दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी कि E2 उस साइड को हो जाएगा, दोनों ही ऑपोजिट है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, दोनों को माइनस कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 0। यानी कि बीच में अगर कोई पॉइंट ले रहे हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाहर पे ले रहे हो कहीं पे भी, यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो, 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कूलम्स लॉ के वेरिफिकेशन पे। काफी लंबा हमारा लेक्चर हो गया है, वैसे उतना भी लंबा नहीं हुआ है, अगर तुम लोगों को हर एक टॉपिक समझ में आ गया तो। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को मैं वेरीफाई कैसे करूंगी, तो हम गॉस लॉ की मदद से ही कूलम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखो, एक एरिया एलिमेंट ले लिया, यहाँ पे ds लिखा है, ds भी ले सकते हो, dA भी ले सकते हो, दोनों ही सेम चीज है। प्लस Q चार्ज हमने अंदर पे लिया हुआ है, एक एरिया एलिमेंट मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैंने कोई P पॉइंट ले लिया अगेन, जो कि R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। तो मैं पहले इस छोटे वाले एरिया से क्या करूंगी, इस छोटे वाले एरिया से फ्लक्स निकालूंगी, है ना। तो फ्लक्स कितना आएगा, हमें पता है इतना आएगा। अब यहाँ पे हमने थीटा 0 कंसिडर करा हुआ है कि दोनों ही देखो सेम डायरेक्शन में है, दिख रहा है ये आपको, E वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, DA वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना आ गया यहाँ पे, 0 डिग्री का। तो यानी कि d फाई आ जाएगा E इंटू DA। अब जब मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि भैया इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे, तो फाई आ जाएगा, E बाहर ले लो, इंटीग्रेशन DA। ठीक है, अब हमारे पास गॉस लॉ से हमें पता है ये होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक स्फेयर की बात कर रहे हैं, तो स्फेयर की एरिया कितनी आनी चाहिए, स्फेयर की एरिया होती है 4 पाई r स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब E कितना आ गया यहां पर से मुझे बताओ, ये वैल्यू जब हम इधर भेजेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। ठीक है, पर कूलम्स लॉ ये तो नहीं होता है, कूलम्स लॉ तो फोर्स बताता है ना, तो फोर्स के लिए अब मैं क्या करूंगी, मैं यहां पे इसी पॉइंट पे एक Q0 चार्ज रख दूंगी। ठीक है, यहां पे मैंने एक Q0 चार्ज रख दिया। अब मैंने Q0 चार्ज रख दिया तो क्या होगा, इस Q0 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां पे ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो कितना इस पे आखिरकार फोर्स एक्ट करेगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू Q0 इंटू E। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे F इक्वल्स टू Q0 इंटू E हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई है, तो यहाँ पे बस पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। इसी को अगर हम दो चार्जेस के लिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, Q1 Q2। यही तो क्या है, हमारा कूलम्स लॉ है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा कूलम्स लॉ है वो गॉस लॉ की हेल्प से वेरीफाई कर लिया। ठीक है, चलिए जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दो और हमारे डेरिवेशंस बचे हैं, फिर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मैंने प्लस Q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करा दिया है, तो इसके सरफेस पे ये पूरा यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एक तो आउटसाइड दिस, ठीक है, बाहर पे किसी पॉइंट पे, एक अंदर पे किसी पॉइंट पे, और एक इसी स्फेयर पे किसी पॉइंट पे, तो तीन यहां पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आउटसाइड के लिए ले लेते हैं, ये जो हमने लिखा है ना, ये आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने लिखा हुआ है।
विच मीन्स व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? इसकी रेडियस है। ये जो स्फेरिकल शेल है ना, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये इसकी रेडियस हो गई। अब जो हमने डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये बड़ा है आर से, यानी कि हम आउटसाइड किसी पॉइंट पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन वही चीज करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बना देंगे हम। गॉसियन सरफेस हमने यहाँ पे बना दिया। छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, ds भी ले सकते हो इसको, आप dA वेक्टर भी ले सकते हो, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्योंकि प्लस से ही शुरू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली यहीं को होगी, ठीक है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बनेगा? तो 0 डिग्री का बनेगा। तो जब मैं छोटा एलिमेंट लूंगी, ठीक है, जब हम डी फाई यहां पे ले रहे होंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा EDA। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारा cos 0 है और cos 0 1 होता है। अब जब मैं टोटल फ्लक्स निकालूंगी उस गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। तो E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन DA यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो जो फ्लक्स है हमारे पास, हमने कहा ये कितना होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल, गॉस लॉ का हम यूज कर रहे हैं, गॉस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, इक्वल्स टू E। अब अगेन हम एक स्फेयर की बात कर रहे हैं ना, तो स्फेयर के लिए एरिया कितनी है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? अब अगर मेरे पास मैं किसी ऐसे पॉइंट पे लूं जो कि हमारा इस सरफेस पे ही आ रहा है, इस स्फेरिकल शेल पे ही आ रहा है, यानी कि स्मॉल r शुड बी इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि रेडियस के इक्वल ही होना चाहिए ये डिस्टेंस। उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में बस यहां पे आप r स्क्वायर पुट कर दो, ठीक है। ये क्या है? ये Q है, ठीक है। ये मत समझ लेना इसको, क्योंकि A भी अभी हम अलग से लेंगे। अब देखो क्या होगा, आप कोई पॉइंट ले लो, कैपिटल A जैसे मैंने ले लिया है, इस स्फेरिकल शेल के अंदर। इस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, याद है? मैंने कहा अगर आप कोई स्फेरिकल शेल ले रहे हो तो सारा जो पॉजिटिव चार्ज है बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो अंदर कोई भी पॉइंट आप लोग ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वही तो हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चार्ज रखा ही नहीं है, तो इधर पे आओ। अगर आप कोई भी डिस्टेंस लोगे जो कि रेडियस से छोटी है, यानी कि आप उस स्फेरिकल शेल के अंदर चले गए, तो कोई चार्ज ही नहीं है ना। Q कितना है यहाँ पे? 0, कोई चार्ज ही नहीं है। देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो चार्ज नहीं है तो ये हो जाएगा 0, ये 0, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना आ गया? 0, ठीक है। तो ये 3 पॉइंटर्स आपको यहाँ पे देखने हैं। अब आ जाओ लास्ट पे। लास्ट डेरिवेशन है हमारे पास, विच इज वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक मेरे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऑलरेडी है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो है -Q प्लस Q, आपको पता है प्लस से शुरू होता है माइनस पे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब मुझे इसको रोटेट कराना है कुछ एंगल थीटा पे, तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइनमेंट पे सही बैठा है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पे है। अब मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा उसका है ये डेरिवेशन। तो सबसे पहले अगर मुझे देखो पूरा थीटा एंगल पे इसको रोटेट कराना है, तो मैं एक साथ पूरा नहीं रोटेट करा रही हूं, मैं छोटा सा ही इसको रोटेट करा रही हूं d अल्फा तक, ठीक है। तो कुछ टॉर्क यहाँ पे लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? तो PE साइन थीटा होता है ना, पर हम तो स्मॉल d अल्फा तक ही इसको रिमूव करा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कहां तक कर रही हूं मैं? d अल्फा। d अल्फा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं कर रही हूं, तो यहां पे आ जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास वर्क डन क्या होगा? वर्क डन क्या होता है मुझे बताओ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। स्मॉल d लिख लेती हूं मैं। यहाँ पे किसकी बात कर रही हूं? रोटेशनल मोशन की ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? टॉर्क। इसके साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। और काम भी मैं कैसा कर रही हूँ? छोटा सा काम कर रही हूँ ना, अभी छोटा सा काम कर रही हूँ, सिर्फ d अल्फा तक ही इसको मूव करा रही हूँ, तो हमारा काम भी छोटा सा है, dw, ठीक है। यहां पे आ जाएगा टॉर्क, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो हमने कहा d अल्फा का हो गया है, ठीक है। चलो, तो dw कितना आ गया? PE साइन अल्फा d अल्फा, ठीक है। अब मुझे पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा ना, मुझे इसको कहां से कहां तक लेके आना है?
ये ऑलरेडी कहां बैठा था, एंगल कितना था, स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ना, तो थीटा 0 था पहले। अब मुझे इसे थीटा तक रोटेट कराना है, यानी कि हम इंटीग्रेशन करेंगे इस dw का, छोटा सा काम है तो बड़ा काम निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो 0 पे बैठा था, अब मैं थीटा तक इसको लेके जा रही हूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देते हैं, PE साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक है, तो यहां पे PE बाहर ले लो, साइन अल्फा या साइन थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आता है, तो माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, 0 से थीटा तक हम जा रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा, फिर माइनस कॉस 0 हो जाएगा, ये है ना। बायो वालों को मे भी थोड़ी दिक्कत हो, पर अब करना तो पड़ेगा ही ना, करना तो पड़ेगा ही, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, PE माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो W आ जाएगा PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल, PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे यार हमारे सारे के सारे जो डेरिवेशंस हैं वो फिनिश होते हैं, ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। जितना कुछ भी था सब कुछ मैंने आपको इन डिटेल बता दिया है। नोट्स चाहिए हैं तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, द नेम इज स्टडी वेयर हाउस 2.0, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दैट इज इट आज की वीडियो के लिए। ऐसे ही और भी लेक्चर्स अगर आप लोगों को चाहिए हैं तो मुझे डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताना। एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लेना। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन यार ख्याल रखना, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।